अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 19 स्टार्ट हो गया जी, FR2 का। कल हमने लीज स्टार्ट की थी, आज हम इसी को चलाते हैं। थोड़ा टाइम इसको चलाते हैं, जितना हाजमा दुरुस्त रहा उतना इसको कर लेंगे। उसके बाद फिर IS-21 की थोड़ी सी थ्योरी है, IS-38 का बरकत के लिए एक सवाल रखा हुआ है स्टपनी के तौर पे कहीं भी फिट करने के लिए, ठीक है। तो कल हमने बात ये की थी कि ये आप लोग हैं और ये आपका दिमाग है जिसमें क्या चल रही है, गाड़ी। अब गाड़ी के पैसे आपके पास नहीं है, तो आप गए थे बैंक के पास और जाके कहा था मुझे गाड़ी ले दें। बैंक ने होंडा वालों से 80 लाख की गाड़ी लेके आपकी तरफ भेज दी, ये गाड़ी आ रही है आपकी तरफ। और बैंक ने इस 80 लाख वाली गाड़ी के बदले में आपसे 80 लाख ही नहीं लेना, बल्कि जब किस्तें बनाकर दी तो बैंक इस 80 लाख को भी लेगा जो गाड़ी वाले हैं, प्लस इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेगा, ठीक है। तो बैंक ने मैंने एक एग्जांपल बनाई थी कि बैंक ने हमें 4 किस्तें बना दी 25-25 लाख की। जल्दी आ जाए, कल वाली क्लास ली थी आपने? हाँ, फिर कोई बात नहीं, आराम आराम से। 25-25 लाख की 4 किस्तें बैंक ने हमें बना दी थी। हमने कहा था जी 80 लाख वाली गाड़ी के 1 करोड़ दे रहे हैं, मतलब 20 लाख बैंक उस पर क्या ले रहा है, इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये सारी कहानी थी। इसमें जिसने गाड़ी ली थी वो लेसी, जिसने गाड़ी लीज पर दी थी वो लेसर, ठीक है। ये तो मैन्युफैक्चरर, इसको साइड पे करें। इस वक्त हमारी IFRS 16 के अंदर डिस्कशन चल रही है लेसी और लेसर के जो अरेंजमेंट है उसकी, जिसमें फिलहाल हम बात कर रहे हैं लेसी की किताबों के अंदर जो हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। हम लेसी की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, ठीक है, लस्सी की नहीं, लेसी की। हमने पहला सवाल देखा था ये, जिसके अंदर MTL ने एक्वायर की थी एक मशीन लीज पर। फेयर वैल्यू मैंने कहा था इग्नोर किया करते हैं हम सवालों में। जैसे मैंने यहाँ पे मिसाल दी थी, मैंने आपको कहा था ये कि एसिड तो 80 लाख का खरीदा था होंडा वालों से इन्होंने, लेकिन इस 80 को साइड पे कर दें। हमारा लेसी जो है उसकी अरेंजमेंट क्या है, उसको ये गाड़ी मिली है और आहिस्ता आहिस्ता इस लेसी ने पेमेंट करनी है। तो टोटल पेमेंट, लीज पेमेंट्स, लीज की टर्म के दौरान जो टोटल लेसी से लेसर को जाना है वो लीज पेमेंट्स कहलाती हैं। तो लेसी ने लेसर को क्या पेमेंट्स करनी है, 25-25 की 4 पेमेंट्स, तो मतलब 100 रुपए का पे करना है। अब गाड़ी की जो फेयर वैल्यू थी वो 80 थी, 100 ले रहे हैं तो क्या है, 20 रुपए इसमें बैंक का इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन ये तरतीब मैंने कहा था एक तो इसको इग्नोर करना है। ये हमने गिवन भी हो सवाल में, लेसी के सवालों में फेयर वैल्यू एसेट की गिवन भी हो तो हमने इसको क्या करना है, इग्नोर। हमें इसको क्या करना है, हमारी तरतीब क्या है, हमने अपनी वर्किंग वन करनी है। सबसे पहले ये जो अरेंजमेंट होगा लीज का, उसमें हमने देखना है कि लीज पेमेंट्स कितनी है, यानी लेसी लेसर को ओवर द लीज टर्म क्या कुछ पे कर रहा है। फिलहाल सादा सवाल है, सिर्फ किराए पे कर रहा है, और चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, ठीक है। अगर फोटोग्राफरों ने फोटो खींच लिया तो मैं आगे चलूं, सवाल पढ़ लें, फिर जो कहेंगे आप तस्वीर वो भी खींच लीजिएगा। ये कहानी थी जी हमारी कि मुश्तबा टेक्सटाइल ने एक मशीन एक्वायर की है लीज पर। तो मुश्तबा कौन है फिर, लेसी। मुश्तबा कौन है, लेसी। फेयर वैल्यू मैंने कहा था लेसी के सवालों में इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगली चीज, लीज की टर्म क्या है, 4 साल। इंस्टॉलमेंट 130 रुपए की, इज टू बी पेड एनुअली इन एरियर। 4 साल की लीज है तो 4 किराए 130 के पे होंगे। ओनरशिप लीज के एंड पे लेसी को ट्रांसफर हो जानी है। यहीं से तो मैंने वो बात की थी सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाली, कि तो बस वैसे ही लीज टर्म के दौरान बैंक ने अपने नाम इसलिए एसेट रखा हुआ है कि अपनी किस्तें सिक्योर कर सके, वरना एसेट आपका ही है। तो सिर्फ लीगल फॉर्म पे ना जाओ, रियलिटी चेक करो। इसी वजह से तो हम किसी और के नाम वाला एसेट अपनी किताबों में बुक कर रहे थे, वरना तो ना करते, ठीक है ना। सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से लीज एसेट को हम अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते। खैर चलें, उसके बाद इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, इम्प्लिसिट छुपा हुआ इन द लीज कितना है, 10%। ये भी पता करेंगे आगे जाके कहीं कि ये कैसे निकलता है, कौन निकालता है, ये करेंगे इंशाल्लाह। सवालों में मिसिंग होगा तो निकाला करेंगे, ओके। अब कहानी कुछ ऐसे है, 10 के साल में पहले ही दिन हमने ये गाड़ी, ये MTL ने ये गाड़ी ली और 4 साल के अंदर 130 एरियर, मतलब साल के एंड पे 130 की 4 किस्तें पे होनी है। अब ये 130 इंटू 4 करें, कितना बनता है, 500। ये 520 रुपये लीज पेमेंट है। क्या ये 520 रुपये जो लेसी ने ओवर द लीज टर्म लेसर को पे करनी है, ये सिर्फ गाड़ी के पैसे होंगे? नहीं, इसमें तो
लेट पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है, वो लेट पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अगर आज 400 आज इसके पास पैसे होते गाड़ी खरीदने की लेसी के पास कैश में, तो ये 520 रुपए की गाड़ी तो नहीं होती, बल्कि आज की वैल्यू क्या है। वो कैसे निकाली हमने कहा जी ये जो वक्त गुजरने के साथ लेट पेमेंट की वजह से जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, अगर उसके हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले तो आज की वैल्यू इसकी क्या बनती है। ये हमने डिस्काउंटिंग तो पहले भी सीखी हुई, थोड़ी सी रिवाइज की थी हमने IAS 36 को जब स्टार्ट में रिवाइज किया था। यहाँ पे तो इंशाल्लाह हर सवाल में ये करेंगे, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली इसकी, चाहे सिंपल डिस्काउंट से करें चाहे एनविटी से करें। हमारे पास क्या आ गया जी 412। तो असल में ना ये 412 जो है ये कैश सेल प्राइस कहलाती है। यानी अगर आज लेसी के पास कैश होता तो ये बाजार से जाके इतने की गाड़ी खरीद सकता था, 412 की गाड़ी नहीं खरीद सकता था, पैसे नहीं थे तो बैंक से लीज करवा ली। अब ओवर द लीज टर्म पे कर रहा है 520, मतलब इसमें 412 रुपए गाड़ी वाले भी पे कर रहा है और बकाया इंटरेस्ट भी, ठीक है। ये तो गपशप लगाई। फिर हमने सवाल की तरतीब बनाई थी, उस तरतीब को छोड़ो, दोबारा स्केड्यूल बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे वो IAS 16 में वर्किंग नहीं होती थी, एंट्रीज करनी है तो वर्किंग ज़रूरी, वो डेट डिस्क्रिप्शन एसेट सरप्लस PRL, एंट्रीज करनी है तो ज़रूरी, लेजर बनाने हैं तो ज़रूरी, नोट बनाना है तो ज़रूरी, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो ज़रूरी। ऐसे ही लीज के सवाल में आपने एंट्रीज करनी है तो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल ज़रूरी, आपने अभी थोड़ी देर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो ज़रूरी, इसका नोट बनता है वो बनाना है तो भी ज़रूरी, वर्किंग बहरहाल ज़रूरी है, ठीक है। तो वर्किंग में दोबारा कर लेता हूँ क्योंकि आज मुझे ज़रूरत तो है ही नकल करने की बजाय। हालांकि मैं तस्वीर ले आया हूँ, सिर्फ एंट्रीज यहाँ से नकल करवा दूंगा, वर्किंग में दोबारा करता हूँ, स्केड्यूल में दोबारा बनाता हूँ। लेकिन आपको क्या बताया था कि आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन 1 पेज नंबर 72 MTL ये हम कर रहे हैं जी, ठीक है। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था जी, सबसे पहली वर्किंग क्या करेंगे आप, लेसी का सवाल हो तो सबसे पहली वर्किंग क्या करेंगे, लीज पेमेंट्स निकालेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, जिनका पहला लेक्चर है समझो हमने अभी लीज शुरू कर रहे हैं, यकीन मानो वैसे ऐसे ही है, क्योंकि स्टार्ट करना भी ऐसे ही था, इन लोगों के लिए भी ऐसे ही स्टार्ट करना था। लेकिन जाहिर सी बात है एंट्रीज ये कर चुके हैं, हम उससे अगले स्टेप पे जाने लगे हैं, पर रिवाइज करते हुए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कल पहला दिन है, लीज एक मुश्किल टॉपिक समझा जाता है तो उसको ज़रा आसान करके हम स्लो करके करते होते हैं, वो मुश्किल नहीं रहता, आसान ही है वैसे लगता है, लोग कहते हैं है नहीं मुश्किल, ठीक है। तो सबसे पहली वर्किंग क्या है जी, लीज पेमेंट्स निकालेंगे और फिर उन लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू, जो डिस्काउंट रेट गिवन है, फिलहाल तो एक ही गिवन है, उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। लीज पेमेंट्स क्या हैं, जो ओवर द लीज टर्म लेसी लेसर को पे कर रहा है। अब हमारे सवाल को जरा देखें, सवाल आपको देखेगा, आप सवाल को देखें जरा सवाल को। ओवर द लीज टर्म 4 साल की लीज है, आपने 130 मिलियन ईच का किराया पे करना है हर साल, साल के एंड पे। तो इसका मतलब लीज पेमेंट्स फिर कितनी बनी, 130 × 4 520। तो वर्किंग वन लीज पेमेंट्स 130 × 4 520, ठीक है जी। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स निकालेंगे, PV ऑफ LP। इसके लिए अब दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, एक तरतीब जो आगे से चलानी है वो क्या है, मैंने आपको कहा था टाइमलाइन मैं नहीं बनाया करूँगा। अब टाइमलाइन तो नहीं बनानी, लेकिन डिस्काउंटिंग के लिए एक चीज़ आपको हेल्प करती है, कैश फ्लोज किस जगह पर पड़े हैं इनका पता होना। तो क्यों ना स्केड्यूल के पहले 2 कॉलम्स बना लिया करें। स्केड्यूल के पहले 2 कॉलम्स क्या हैं, डेट, इंस्टॉलमेंट। इस टाइमलाइन पे भी क्या पड़ा है, ये तो डेट्स भी नहीं लिखी हुई, क्या है, इस दिन लीज स्टार्ट हो रही है, पहला किराया 31 दिसंबर 10, डेट इंस्टॉलमेंट 130, 31 दिसंबर 11, डेट इंस्टॉलमेंट 130। तो क्यों ना यही टाइमलाइन वहां पे बना लिया करें, क्या ख्याल है, ठीक है। तो ये तरतीब हमारी रहेगी, ये नहीं बनाया करेंगे, टाइम ज़ाया होता है, जो काम करना ही है वो कर लेंगे। पूरा स्केड्यूल बनना है, अभी किसी ज़माने में जाके स्केड्यूल सिर्फ इतना ही बनेगा, वो देखेंगे जब लीज दूसरी किस्म की आएगी। ये तो यही चलेगी, जो टेस्ट भी ज़्यादा होती है। बहरहाल डेट और इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है जी। अब लीज कमेंस किस दिन हो रही है, 1 जनवरी 2000। इसके सामने कुछ भी नहीं लिखना, मैंने सिर्फ फिलहाल क्या कहा है, आपने लीज पेमेंट्स को प्लॉट करना है, ठीक है। तो लीज पेमेंट्स कराए एरियर में हैं
एनुअल हैं, एरियर में एनुअल। तो पहला किराया किस दिन पे होगा? तो 31 दिसंबर 10 पे किराया। फिर जनाब 31 दिसंबर 11 किराया। फिर 31 दिसंबर किराया। फिर 31 दिसंबर किराया। फिर फुर। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, लीज के आखिरी साल की एंट्रीज हमारे सिलेबस में नहीं है, फाइनल में साथ पढ़ाएंगे, ठीक है? तो मौजें ना लग गई हैं जी। अब भाई उस्मान सोच रहे थे मैं आज आखिरी साल की एंट्रीज पूछूंगा, है ना? सोच रहे थे ना, दिल में तो आ रही होगी। अच्छा, पता था। अच्छा, ये वाली बातें ना बताया करो। ओके, नाउ ये आपके सामने इंस्टॉलमेंट्स प्लॉट हो गई। अब इससे क्या नजर आ रहा है आपको कि आपकी सेम इंस्टॉलमेंट, एक तो पहली बात रेंटल एक से ज्यादा है, अमाउंट भी सेम है, इंटरवल भी साल 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 साल, तो अमाउंट भी सेम, इंटरवल भी सेम। अमाउंट यानी रेंटल एक से ज्यादा हैं, सेम अमाउंट के हैं, सेम इंटरवल से हैं, तो मुनासिब है कि एन्युटी का फॉर्मूला लगा लें। अब ये सारे के सारे आपके वापस आने वाले हैं। ये 130 एक साल पीछे आना है, ये 2 ये 3 ये 4, लेकिन एन्युटी के अंदर ये सारे इकट्ठे ही हम ले लिया करते हैं। तो यहाँ पे हमने आकर लिखा 130 इंटू 1 माइनस 1.1, 1 प्लस आई करते हैं ना। अब आई क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सवाल में कितना है? तो 1 प्लस 0.1 यानी 1 प्लस 10% है ना। असल में फॉर्मूला क्या, एन्युटी का फॉर्मूला याद है कुछ? एन्युटी का फॉर्मूला मुझे भूल गया 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन, ठीक है? यहां से हमने क्या मल्टीप्लाई किससे करना होता है इसको? रेंटल से, कैश फ्लो से, ठीक है? तो ये रेंटल 130 आ गया, 1 माइनस 1 प्लस आई। अब ये 1 प्लस आई जो है 1 प्लस 10% करना है, तो इसको 1.1 लिख सकता हूं, बड़ी मेहरबानी। तो 1.1 रेज टू पावर माइनस एन। एन्युटी के फॉर्मूला में एन किसे लेना है? नंबर ऑफ रेंटल्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को, ईयर्स नहीं लेने। इस साल में ये हो सकता है आज इस मौके पर आपका लेवल आ जाए कि मैं सेमी एनुअल वाला सवाल आपको शुरू करा दूं, मे बी, डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, ठीक है? मेरे ऊपर नहीं। तो माइनस कितने हैं? 4 रेंटल्स, 4 इंस्टॉलमेंट्स को डिस्काउंट करना है, तो -4 डिवाइडेड बाय 0.1, आंसर क्या आ गया? 412, ठीक है? वैसे मैंने निकाल लिया था इंटरेस्ट, जरूरत नहीं है इन सवालों में, लेकिन चलो मैंने एक इंटरेस्ट मैंने निकाला, मैंने कहा जी 520 माइनस 412, 108 रुपए का क्या ले रहा है ये बैंक इंटरेस्ट, ठीक है? तो ये जनाब आपकी समझ ले कि आप, क्योंकि डिस्काउंटिंग इतनी सिंपल नहीं होगी, कभी सवाल एडवांस का होगा, कभी रेंटल्स मिस करने लग जाएगा बीच में, लीज है ना, आगे चल के पता नहीं क्या कुछ होना है अभी तो आपके साथ, ठीक है? लेकिन अभी सिंपल है, पर सिंपल में ही तो तरतीब बनाएंगे तो मुश्किल सवालों के अंदर जाके फिर वही तरतीब चालू होगी, ठीक है? अब अगली बात, ये रेंटल है, इसके अंदर ये टोटल वैसे कितना है? टोटल वैसे टोटल अच्छा, यानी ये है वही 520 को तोड़कर 130 करके आपने पे किया है। तो मतलब इसी में एसिड के पैसे भी लेसी पे कर रहा है और लेट पेमेंट को ऐसे इंटरेस्ट भी दे रहा है। इसका मतलब इस 130 की किस्त के अंदर प्रिंसिपल भी पड़ा है और इंटरेस्ट, उसको हमने तोड़ना है। उसी के लिए तो इस वर्किंग का नाम कल लिखा था, आज भूल गया लिखना। इसको क्या कहते हैं? लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। इसका मकसद क्या है कि प्रिंसिपल को तोड़ना, रेंटल को तोड़ना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है? अच्छा, अब अगली चीज, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट को हमने तोड़ना है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में, और बैलेंस का एक कॉलम है एंड पर, ठीक है जी? अब बैलेंस का कॉलम ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैंने कहा था हमेशा स्टार्ट लेसी का सवाल होगा, लेसी का सवाल, और ये वाली लीज जो है लेसी का सवाल को हम हमेशा कहां से स्टार्ट किया करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। मैंने कहा था ये पहली लाइन आपने क्या करनी है? खाली रखनी है, और यहां पर आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट उठाकर रखनी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करेगा हमेशा लेसी के सवाल में। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? पीवी ऑफ एलपी। हमेशा लेसी के सवाल में अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? पीवी ऑफ एलपी। ओके, याद करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता चीजें, ठीक है? 412। अब जनाब
ये 412 मैंने कहा था यूँ समझो आपने उधार लिया है बैंक से, ऐसे ही है ना, एक तरह से उधार ही है ना, उधार पैसे नहीं लिए बल्कि उनसे कहा कि आप हमें एसेट खरीद कर दे दें, उन्होंने अपने पैसों से एसेट खरीद कर दे दिया और उस एसेट के पैसे अब उन्होंने आपसे लेने हैं और लेट पेमेंट इंटरेस्ट भी, तो एक तरह का लोन ही दिया है ना उन्होंने, ठीक है। अब 412 रुपये यूँ समझें आपने किसी का इस्तेमाल किया, पूरा साल गुजर गया, 31 दिसंबर 10 आया, तो इस पर इंटरेस्ट कितना बनता था, ये 10% के हिसाब से 41 अब इस साल का इंटरेस्ट बनता है 41.2, आपने किराया पे किया है 130, तो फिर ज़्यादा क्यों पे किया है, कुछ लोन की प्रिंसिपल अमाउंट भी पे हो रही है और कुछ इंटरेस्ट भी। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, रेंटल में से इंटरेस्ट माइनस कर दें बकाया 88.8, ये है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है जी। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। डे 1 के ऊपर आप लीज लायबिलिटी इसकी अमाउंट की रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है। ये अभी जरा 1 मिनट के लिए रोक दें इसको जरा रोक दें, अभी किराया पे ना करें। मुझे बताएं 412 की मैंने क्या एंट्री करवाई थी आपसे, देखें इधर, देखें, एक मिनट, एसेट की बजाय क्या है हमारा नाम इसका, लीज्ड एसेट। अच्छा, क्या कैश पे किया है, नहीं कैश नहीं पे किया बल्कि पेएबल है, क्या है जी, पेएबल है। अच्छा पेएबल है, लेकिन इस पेएबल का नाम हमने क्या रख दिया था, लीज लायबिलिटी, भाई इतनी सी बात है। और लीज्ड एसेट को मैंने कहा था स्टैंडर्ड ने नाम बदल के क्या कह दिया हुआ है, राइट ऑफ यूज एसेट, मतलब तो वही एंट्री ऐसे बनाई थी। तो पहली एंट्री जो हमने की थी, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ऐसे ही है जैसे आप एसेट उधार पे खरीदते थे तो आप एंट्री किया करते थे जब पीपीई वगैरह, डेबिट और पेएबल क्रेडिट, बिल्कुल ऐसे ही है। राइट ऑफ यूज एसेट नाम रखा हुआ लीज एसेट का स्टैंडर्ड ने, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट, सही है। और ये एंट्री किससे होगी, लीज लायबिलिटी हमेशा किस चीज से रिकॉर्ड करते हैं आप, हाँ ये हमेशा आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे करनी है। उसकी वजह क्या है, बैंक आपको 1 जनवरी 10 पे खड़े होकर ये नहीं कह सकता 108 रुपए का इंटरेस्ट भी पेएबल है। मिसाल के तौर पे आप आज ही आपका ज़हन बदल जाए, आपको नहीं यार मैंने नहीं लीज पे लेना एसेट, मैं ये लीज कैंसिल करता हूं, मैं ये लीज, तो क्या क्या बैंक आपसे मैक्सिमम ले सकता है, ये 412 रुपए एसेट वाले, क्या 1 रुपए का भी इंटरेस्ट ले सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट का ताल्लुक है वक्त गुजरने के साथ। ये पैसे यूं समझ लें, उनके जो पैसे थे ये जब आप इस्तेमाल कर लेंगे कुछ अरसा, तो फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो सकता है। इसीलिए आज लीज लायबिलिटी में क्या रिकॉर्ड हो रहा है, सिर्फ 412 रुपए, जो कि एसेट की वैल्यू है, एक तरह से पीवी ऑफ एलपी इसको हम कह रहे हैं, ठीक है ना। पहली एंट्री हमने क्या की थी, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ये 1 जनवरी 10 पे राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। तो लीज लायबिलिटी हमेशा किस पे रिकॉर्ड होगी, ये 2 बातें मैंने हमेशा वाली बोली हैं। पहला हमेशा मैंने क्या बोला, लेसी के सवाल में अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल हमेशा स्टार्ट होगा पीवी ऑफ एलपी से। अब वही बात यहां पर भी है, पीवी ऑफ एलपी ही क्या है, वही तो लायबिलिटी है, उसी को तो हम स्केड्यूल बना रहे हैं, उसी लायबिलिटी का तो स्केड्यूल बना रहे हैं कि किस्तें जो पे कर रहे हैं उसमें कितना ये प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट है। तो फिर राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट की एंट्री होगी जिस दिन लीज पर एसेट लेकर आए एमटीएल वाले, और ये पीवी ऑफ एलपी पर हमेशा रिकॉर्ड होगी लीज लायबिलिटी। तो पहली एंट्री हो गई है। और बोलो अब उसके बाद पूरा 1 साल एमटीएल ने ये एसेट इस्तेमाल किया, यूं समझ लो उनका पैसा इस्तेमाल किया, एसेट की फॉर्म में कर लिया ना। अब साल के एंड पे इंटरेस्ट बना कितना, और किस्त कितनी पे की, इसका मतलब बाकी नहीं, किस्त 130 पे की, इसका मतलब बाकी 88 ये आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे की। अब इसकी एंट्री, ये किस्त पे की, इसकी एंट्री करनी है। इसकी एंट्री क्या करेंगे आप, ये कैश क्या हो गया, क्रेडिट। ये आपने रेंटल पे किया ना, ये कैश क्या हो गया, क्रेडिट। समझ आ रही है, कैश क्या हो गया, क्रेडिट। और ये क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट से स्टार्ट किया था, ये लीज की प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे की, एसेट के पैसे हैं ना ये, तो ये पे किया आपने, तो ठीक है। तो लीज लायबिलिटी डेबिट 88.8 से, और ये बाकी क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। तो आपकी एंट्री फिर क्या बनी, इस तरतीब से ही चलाओ, ये क्या है, कैश क्रेडिट, ये क्या है, लीज लायबिलिटी डेबिट, और ये क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। ये आपने दूसरी एंट्री पास की थी, ठीक है। ये लीज लायबिलिटी डेबिट 88 यहाँ पे 6 क्यों लिखा हुआ है, कल गलती से लिखा गया था, यहाँ पे तो 8 ही है ना। हाँ किसने कहा गलती से 88.6 लिखा गया, बोलो, 88.8 ही तो लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो लीज लायबिलिटी डेबिट
इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पीएन आज बनाते हैं, पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं, टेंशन ना लो, वही करना है आज। यहां तक कोई मसला? तो बोलो। अब एसेट तो एसेट है, ओन्ड हो या लीज्ड, एसेट अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसने क्या होना है? डेप्रीशिएट। अच्छा मुझे बताओ इन दोनों में एसेट कौन सा है? ये तो एसेट नहीं है ना। देखो ना, आप अगर एक एसेट, अगर आप प्लांट खरीद कर लाते अपने पैसों का, आप एंट्री करते प्लांट डेबिट, अगर कैश में लेकर आते तो प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट करते। अच्छा अगर आप उधार पे खरीद के लाते तो क्या एंट्री करते? प्लांट डेबिट पेएबल क्रेडिट। अभी IAS 21 करके आ रहे हैं तो प्लांट एसेट जो है वो तो ये पड़ा है। ऐसे ही राइट ऑफ यूज, अगर लीज पर लिया यही प्लांट आपने तो ये राइट ऑफ यूज नाम रख देंगे इसका, ये एसेट है, ये तो लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी अलग पे हो रही है, लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी डेबिट करके 4 साल में लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। एसेट कहां पे पड़ा हुआ है? अब ये 412 वाला एसेट अगले 4 साल इस्तेमाल होना है। अभी तक एक ही लाइफ सवाल में गिवन है, ठीक है। कल इंशाल्लाह डिस्कशन होगी डेप्रीसिएशन की। फिलहाल तो बस एक ही लाइफ गिवन होगी, वही लीज टर्म है, वही लाइफ है, बस 4 साल के ऊपर क्या कर दो, अपने राइट ऑफ यूज एसेट को, लीज एसेट को क्या कर दो? डेप्रीशिएट, ठीक है। तो 412 ये राइट ऑफ यूज, इसको नहीं कहना, ये 400, क्योंकि ये आगे चल के 2-3-4 दिन बाद ये दोनों अमाउंट सेम नहीं आएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे 2-3 दिन बाद ही देखेंगे, ठीक है। फिलहाल सादा बात, एसेट ये पड़ा है, 412 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, 4 करोगे तो 1 साल की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। अच्छा अगर ये पूरा साल इस्तेमाल हुआ तो पूरे साल डेप्शन कर दोगे, अगर दौरान साल किसी वक्त आया तो फ्रैक्शन लगा देंगे। फिलहाल 1-2 दिन, साल के पहले दिन ही लीज शुरू होगी और साल के आखिरी दिन ही 1 साल उसका पूरा होगा। वो तो आगे चल के फिर मुसीबत पड़नी है नई वाली, देखेंगे। देखेंगे फिर, लीज तो खत्म होगी ना, राइट ऑफ यूज फिर ओन्ड में ट्रांसफर होगा, वो असल में हमारे सिलेबस में नहीं है। बहरहाल जब लीज एंड होनी है तो फिर वो हमारा हो जाएगा, तो फिर हमारा हो जाएगा तो फिर देख लेंगे उसके बाद, लेकिन वो फाइनल में जाके आप देखिएगा, मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। मैं तो बस इतनी सी बात आपके साथ कर सकता हूँ। और तो और एस्टीमेट चेंज, लीज का एस्टीमेट चेंज, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। मौजे, एक होता था सेल एंड लीज बैक, पहले था, अब वो भी नहीं है। वेव्स लगी हुई हैं FAR 2 में, बस किल करनी है, ठीक है। लो भाई, अब राइट ऑफ यूज एसेट को डेप्रीशिएट करना है। फिलहाल आपके सामने सिर्फ एक ही लाइफ है, वो है 4 साल, ठीक है। बस और कोई लाइफ है ही नहीं सवाल के अंदर, डिफरेंट होगी तो देखेंगे, वो कल डिस्कशन होपफुली करेंगे। हाँ 4 पर डिवाइड किया तो 103 रुपए का डेप्रीशिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। आज मैं नोट बनाता हूँ, आज मैं नोट बनाने हैं इसके, मैं राइट ऑफ यूज का नोट बनाऊंगा जस्ट लाइक PPE, फिर लीज का नोट बनाऊंगा, वो नई चीज है आपके लिए, पर निहायत आसान। चलें आगे। उसके बाद अब अगला साल आता है और आपको अगले साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो भाई 412 की लायबिलिटी अब आपकी आउटस्टैंडिंग नहीं रही, उस 412 में से 88.8 आप पे कर चुके हैं, तो कितना बैलेंस है? 3। ओके, नाउ ये वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 31 दिसंबर 10 पर आउटस्टैंडिंग था। अब ये भी पूरा साल आउटस्टैंडिंग आपने रखा, यानी ये पैसे नहीं दिए, 31 दिसंबर 11 तक पूरा साल गुजर गया ना, तो पूरे साल का इंटरेस्ट बन गया, इस पे 10% लगा, इस पे 10% लगा, ठीक है। लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पे आपका इंटरेस्ट रेट लगा करता है, ये लीज के प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पे आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है, ओके। अच्छा अब 130 पे किया, अगर 32 इंटरेस्ट है तो बाकी फिर क्या है? 97.7 का प्रिंसिपल पे किया, बकाया बाद में निकालते हैं, चलो पहले एंट्री कर लें। अब 31 दिसंबर 11 पर 11 वाले साल में पहली एंट्री आपकी कोई नहीं होनी, पहली एंट्री एसेट तो दोबारा लीज पे नहीं ना आया, लेकिन किस्त तो पे हुई। अब किस्त की एंट्री यहां से हो रही है, ये देखो ये देखो, ये कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। ये क्या है? लीज लायबिलिटी डेबिट। ये क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। तो एंट्री करो, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। ये क्यों चेंज होता जा रहा है? इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होती जा रही है, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट कम होती जा रही है, इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। किस्त सेम है तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जा रही है, ये तो देखा था कल हमने, कल जरा तफसील से बात नहीं ना हुई थी, पहला दिन था, है जी। तो अब ये काम हो गया, बस ये 2 साल की ही एंट्रीज आई थिंक सवाल में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगले सालों की भी मुश्किल कोई नहीं है, बट चलो स्केड्यूल जरा पूरा करा दो मुझे। 2
इस पर लगाओ 10% तो 20, अच्छा ये कभी जीरो ना हो तो कोई बात नहीं, राउंडिंग का डिफरेंस होगा, जो फिगर आएगी वही लिख देना। जैसे 0.1 आ जाता है, -0.1 आ जाता है, 0.01 आ जाता है, कोई मसला नहीं है, वो गलती नहीं है, वो गलती राउंडिंग जब कर जाते हैं ना आप, राउंडिंग ऐसे यहाँ पे कोई आने टके का फर्क आ जाए तो आएंगे आगे सवाल, उनके अंदर मैं दिखाऊंगा, या तो उसको जीरो करना सिखा दूंगा, या फिर एक आधे सवाल में यूं भी कहूंगा ये लिखा रहने दो ऐसे ही, कोई मसला नहीं है, गलती नहीं है, लिखा रहना भी एक आधी बार छोड़ देंगे, एक आधी बार जीरो करके भी देख लेंगे, राउंड कर देते हैं, किसी एक तरफ डाल देते हैं बैलेंस, ठीक है। तो ये कल किया था काम सिर्फ, ठीक है। अब अगर आप जरा गौर करें ना, तो ये प्रिंसिपल वाले कॉलम का टोटल जो है ये, और ये इंटरेस्ट वाले कॉलम का टोटल जो है ये, समझ आई बात। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये टोटल लीज पेमेंट्स हैं जिनमें ये प्रिंसिपल अमाउंट और ये इंटरेस्ट, ये एसेट के पैसे, और ये कम होता जा रहा है इंटरेस्ट, क्योंकि इधर प्रिंसिपल अमाउंट कम होती जा रही है, तो इंटरेस्ट उस हिसाब से कम होता जा रहा है। कोई मसला, कोई सवाल? ये आपकी वर्किंग थी और ये आपकी जर्नल एंट्रीज थी। जी हाँ, किस्त तो सेम है ना। अब इंटरेस्ट अगर हर साल कम होता जा रहा है, आपकी 130 की किस्त में से अगर इंटरेस्ट कम है तो बाकी फिर आपने एसेट के पैसे दिए, यानी आहिस्ता आहिस्ता एसेट के पैसे आप जैसे जैसे एसेट के पैसे देते जा रहे हैं, असल में वो लोन की अमाउंट है ना, एक तरह से एसेट के पैसे असल में तो वही लोन की अमाउंट है। वो जब आप एक किस्त पे करते हैं उसमें कुछ एसेट के पैसे यानी कोई प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देते हैं, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग कम हो जाती है, तो इंटरेस्ट कम हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है प्रिंसिपल। कोई रॉकेट साइंस, आसान सी बात है, आसान है, आसान ही रखो। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे दिल में कुछ ऐसे आ रहा है कि P&L आप खुद ही बना दें। अच्छा, अभी तक सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी भला? तो जर्नल एंट्रीज तो हो गई ना, उसके बाद हैं एक्सट्रैक्ट्स। सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह सी रिक्वायरमेंट मैं डालूंगा, कुछ तो मेरी तरफ से भी तोहफतन हदियतन है जी, आना चाहिए। नो क्या मतलब? हाँ नोट, मैंने कहा कह रहे हैं नो नहीं आना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, अब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने, और मैं ये एंट्रीज छुपाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एंट्रीज को देख के तो आप 1 मिनट के अंदर ये काम कर लेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। सवाल में अगर उसने आपसे एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं तो पागलों की तरह पहले क्या एंट्रीज करेंगे फिर एक्सट्रैक्ट्स पे जाएंगे, खतन नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हम अपनी वर्किंग से ही, बुनियाद क्या है हमारी? वर्किंग। इसी से ही अभी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बना के दिखाऊंगा एक्सट्रैक्ट्स, और इसी से ही फिर इंशाल्लाह हम नोट्स भी बनाएंगे इसी वर्किंग से। ओके, एंट्रीज में कोई मसला तो नहीं? एंट्रीज तो बहुत आसान है, नई चीज सीखते हैं। MTL, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 और 10 है। इस वर्किंग को देखकर समझकर कोशिश कीजिए P&L की फिगर्स निकालने की। कौन कौन सी चीजें आएंगी जी? इंटरेस्ट है और डेप्रिसिएशन, कुछ और भी है? नहीं, इंटरेस्ट है और अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस देखने के लिए वर्किंग नंबर 2 में जाएंगे। अब वर्किंग 2 से ना इसको देखकर समझकर करना सीखो, क्योंकि आगे चल के इसी में मसला आना है। मसले मसाइल क्या आने हैं? हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली किस्तें होने लग जाएंगी। और मसले मसाइल क्या आने हैं? आपका लीज का ईयर एंड और आपका फाइनेंशियल ईयर एंड डिफरेंट होने लग जाएगा। तो ये सारे मसले मसाइल, सवाल एरियर का चल रहा है, बड़ा बेहतरीन चल रहा है, एडवांस का सवाल आ गया तो मसले मसाइल बड़े मसले हैं, उन सारे मसलों का एक ही हल है मादे, उन सब मसलों का एक हल ये है कि वर्किंग से आप इन फिगर्स को ढूंढना सीखें, ठीक है। अब पहले चूंकि मैंने इंटरेस्ट का लफ्ज़ बोल दिया, इसलिए पहले अब इंटरेस्ट की बात ही कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन तो अलग से राइट ऑफ यूज़
कि अलग से हम कॉस्ट निकाला करेंगे, वो भी सिखाऊंगा। तो आप मुझे बताएं, इस वर्किंग को देखकर मुझे बताएं, ये 41.2 ये कौन से साल का इंटरेस्ट बन रहा है? कैसे पता लगा आपको? ये इस डेट से देखना है आपने। इसको कहते हैं फिंगर थंब अप्रोच। फिंगर थंब, ये कहीं स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई, ये हमारी क्लास का स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। ये क्या है? फिंगर थंब अप्रोच। फिंगर थंब अप्रोच से आपको पता लगेगा कि ये 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक का जो साल है, इस साल के आगे देखो इंटरेस्ट में क्या आ रहा है। अब ये फिंगर थंब अप्रोच बड़ा काम देगी जब सवाल एडवांस का होगा ना, तो 31 दिसंबर 10 के सामने कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, कल या परसों देखेंगे, ठीक है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है। तो फिंगर थंब अप्रोच ये 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक पूरा साल बनता है। इस पूरे साल का इंटरेस्ट पड़ा है 31 दिसंबर 10 की शाम को। बेसिकली ना, जो आपका 10 वाले साल का इंटरेस्ट था वो भी आपने 10 की शाम को पे कर दिया है, ठीक है ना। ये भी पेएबल बनेगा जब एडवांस का सवाल आएगा। फिर तैयारी करा रहा हूँ मुश्किल सवालों की आसान से, ठीक है ना, लेकिन मुश्किल लगेगा नहीं आपको इंशाल्लाह। तो ये जनाब आपका 31 दिसंबर 10 का, अगर आप एंट्री देखें तो 1 मिनट में आप 41 या 2 लिख लेते, उस साल की एंट्रीज में आ रहा था। नहीं, वहां से नहीं देखना, वो एंट्रीज मांगे तो एंट्रीज करनी है ना, एंट्रीज ना मांगे तो एक्सट्रैक्ट्स मांगे तो डायरेक्ट आना चाहिए ना। तो इस वर्किंग से आपने देखा फिंगर इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालेंगे, फिंगर थंब अप्रोच है, और बैलेंस शीट के लिए फिर आपको लाइनें लूने लगानी पड़ेंगी, वो बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 10 के सामने नजर आ रहा है। ये 41.2 इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने यहां पर लिख लिया, ठीक है जी, और सही है। अच्छा, मैं तो कहता हूं पहले 10 को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज पीएनएल में क्या जानी है? अच्छा, अब डेप्रीसिएशन निकालनी है आपने राइट ऑफ यूज की, ठीक है ना। तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट हम अलग से निकालेंगे। आप कहोगे अलग क्या मतलब, 412 नजर आ तो रहा है। भाई मसला ये है ना कि आज आ रहा है ना, कल इसी में और चीजें ऐड होंगी, ठीक है ना। जैसे आपने प्लांट लिया, इंस्टॉलेशन करनी पड़ गई, लीज पर भी लेकर इंस्टॉलेशन करें तो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, प्लांट की कॉस्ट में ऐड होनी है। तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट के अंदर तो इंस्टॉलेशन ऐड होगी, लेकिन लीज लायबिलिटी में तो नहीं होगी, क्योंकि लेसी ने लेसर को इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं देनी, मिस्त्री मजदूरों को देनी है। बात समझिए ना समझिए, फिलहाल सिर्फ ये कीजिए कि राइट ऑफ यूज के लिए एक छोटी सी वर्किंग की आदत बना लीजिए, ठीक है। तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट, ये मेरी वर्किंग 3 हुआ करेगी, बस इससे ऊपर कोई वर्किंग नहीं जानी, इतनी है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज हम निकाला करेंगे जी, ठीक है। और इसके अंदर कुछ चीजें हुआ करेंगी जिनमें अभी तक फिलहाल सिर्फ कौन सी चीज है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। क्या है जी? ठीक है जी, कितनी है? ठीक है। अब जब आने वाले दिनों में यहाँ पे चीजें आएंगी तो वो ऐड होती जाएंगी, 3-4 चीजें ही हैं और टोटल कॉस्ट निकल आएगी जिसको डेप्रिशिएट किया करेंगे। फिलहाल तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट मैंने इधर निकाल ली, ठीक है। ये कितनी है जी? 412। जरा आदत डालिए ना, आसान सवालों में ऐसी बातों की आदत डाले तो मुश्किल सवालों में जाकर कोई सरप्राइज लगता नहीं है बंदे को, ओके, ठीक है। अब ये 412 रुपए की डेप्रिसिएशन करनी है, और फिलहाल लाइफ की कोई डिस्कशन लंबी चौड़ी नहीं की, आपके सवाल में सिर्फ एक ही लाइफ है, वो 4 साल की लीज टर्म है। तो बस उस लीज टर्म पे आपने एसेट को क्या कर देना है? डेप्रिशिएट, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने वर्किंग, बल्कि यूं लिख देता हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 412 कहाँ से लिया आपने? वर्किंग 3 से, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया आपने, तो ये आ गया जनाब 103। ठीक है, कोई मसला? यहाँ तक कोई मसला नहीं है तो बैलेंस शीट के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई मदर का रेड आपको इससे रोक सकता है कि आप राइट ऑफ यूज़ को प्रेजेंट कर लें। मुझे लगता है आप कर लेंगे, जल्दी से कर दें। अगर आपको पीपीई एफआर 1 में पढ़ा हुआ है आपने, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है राइट ऑफ यूज़ को प्रेजेंट करना बैलेंस शीट के अंदर एज ऑन 31 दिसंबर 2010 और 11।
कोई बात नहीं, आप पहले चलने के आदी हो ही चुके हैं, मुझे पता है, आप बड़े तेज हो गए हैं। एक ही साल कर दें फिलहाल। जी बच्चों, राइट ऑफ यूज कहां पे नजर आना चाहिए? ओ हाँ, याद आया, कल मैं दिखा बैठा था, है ना, वो बैलेंस शीट पैकेजेस की दिखाई थी ना, वो हो, याद रह गया आपको? याद रह गया आपको? पीपीई के तो अब याद कर लो ना, फिर याद रहना चाहिए था। पीपीई के नीचे इंटेंजिबल, उसके नीचे बायोलॉजिकल एसेट, उसके नीचे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और वहीं पर ही नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज में नजर आना होता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज एसेट। अब राइट ऑफ यूज एसेट जो है वो मेरे बच्चों बुक वैल्यू शो करेगा, यानी कि एसेट्स की बुक वैल्यू आती है बैलेंस शीट के अंदर। तो 2010 की अगर मैं बात करूं तो कितने पर राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड किया था हमने? 412, वो जो पहली एंट्री हुई थी। अब वो एंट्री तो नहीं देख रहे, तो हम यहां से देखेंगे कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज क्या है, 412। ठीक है, उसके बाद इस 412 में से 103 रुपए की डेप्रीसिएशन चार्ज हुई, तो एंट्री बनी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, तो राइट ऑफ यूज 309 शो। ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला? पक्की बात है। अब एक और चीज अभी भी रहती है इस सवाल से ही रिलेटेड, जो हमने अभी शो करनी है बैलेंस शीट में, बूझो तो जाने, लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी भी तो बैलेंस शीट आइटम है, जो ईयर एंड पे हमारे ऊपर लायबिलिटी पड़ी हुई है। ईयर के स्टार्ट में तो लायबिलिटी थी 412, लेकिन ईयर के एंड तक ये कितनी रह गई है? 323। ये कितनी रह गई है जी? तो यहां पर हम आए, यहां पे आके हमने लिखा नॉन करंट लायबिलिटीज में लीज लायबिलिटी, लीज ऑब्लिगेशन, चलो लीज लायबिलिटी फिलहाल लिखो, लीज लायबिलिटी, और यहां पे मैंने लिख दिया 300, कितनी बची पड़ी है कि 412? 412 ना ना ना, 31 दिसंबर 10 की शाम को 412 की लायबिलिटी नहीं है, 323 है। कहानी खत्म, को मसला? हाँ, यही तो आप लोगों को जगाना चाह रहा हूं। क्या ये लायबिलिटी सारी की सारी ऐसी है कि अगर एक साल में पे नहीं हो रही तो ये फिर नॉन करंट तो नहीं है? अच्छा, क्या सारी की सारी अगले एक साल में पे हो रही है? वो भी नहीं है। मतलब ना तो ये तितर है ना ये बटेर। ठीक है, ना तो ये सारी की सारी नॉन करंट है, ना ही ये सारी की सारी। अब यहां पे आकर आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, नॉन करंट लायबिलिटी और, तो लीज लायबिलिटी जो है जी वो आपकी करंट और नॉन करंट के अंदर। अब जो करंट लायबिलिटी है, जैसे आप लोन को नहीं तोड़ा करते थे FAR 1 में, आपने देखा होगा जब बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक शुरू किया था, तो लोन अगर किस्तों वाला है तो आप उसको तोड़ते थे। तो करंट लायबिलिटीज में आप लिखा करते थे करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, करंट मेच्योरिटी या करंट पोर्शन। फिर कैश फ्लो के सवालों में भी वो आया करता था, वही कॉन्सेप्ट है, बस वहां पे लोन होता था, कैश लिया होता था आपने, यहाँ पे लीज है तो ये भी लायबिलिटी। तो जैसे वहां पे आप लिखते थे करंट पोर्शन या करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ऐसे यहां पर लिखेंगे करंट पोर्शन या करंट मेच्योरिटी ऑफ लीज लायबिलिटी। ठीक है, तो फिर करंट पोर्शन, करंट मेच्योरिटी या करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। ठीक है जी, अब ये दोनों टुकड़े हमें चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों टुकड़े भी इसी वर्किंग से मिलेंगे, और अब वो मौका है जब आपको एक नई चीज सिखाई जा रही है। आपने लीज लायबिलिटी को बैलेंस शीट में लिखने के लिए अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, क्या मसला है तुम्हें? ओ सॉरी जी, मैं बेसिकली ये कह रहा हूं, अभी लाइन लगाता हूं मैं। ये हमारा साल 2010, हमारे साल की आखिरी पेमेंट आप कहोगे एक ही है, ओ भाई अभी एक है ना, सेमी एनुअल में साल में 2 होंगी, क्वार्टरली में 4 होंगी, मंथली में 12 होंगी, फिर कहाँ जाओगे? इसलिए असूल वो जो पहले दिन बनाए और फिर चलता रहे। तो मैं ये कह रहा हूं, ये अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे हमने क्या लगा दी? लाइन। अब मुझे ये बात बताओ,
इस लाइन से ऊपर, ये लायबिलिटी का बैलेंस है, इसको देखो, ये लाइन से ऊपर पेड है या पेएबल है? लाइन से ऊपर पेमेंट हो गई, ये प्रिंसिपल अमाउंट पेड है, और लाइन से नीचे सारे का सारा क्या है? पेएबल। लाइन से नीचे सारे का सारा क्या है? अब टोटल लायबिलिटी तो है 323। टोटल लायबिलिटी कितनी है? तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया, अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे किसी और रंग से मैं जरा लाइन लगाता हूं, अपने साल की उठा लो, आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी आपने। अब ये टोटल लायबिलिटी है जिसका ब्रेकअप ये पड़ा है, ऐसे ही है ना, ये टोटल लायबिलिटी है, इसका ब्रेकअप कहां पड़ा है? ये देख लो 412 412। तो ये टोटल लायबिलिटी है जिसका ब्रेकअप ये प्रिंसिपल वाले कॉलम में है। इस लाइन से ऊपर पेड है, लाइन से नीचे सारे का सारा पेएबल, ठीक है ना। अब आप इसका वैसे जरा टोटल करो, वैसे जरा टोटल करो इसका, 412 ना, 412 लकेड़ा है, सोटी के इधर रखो, सोटी इधर रखो सामने जी जी, 323.2 ही बनेगा। यानी इसी ये जो बाकी अभी ये तो पे हो गया ना, 412 में से ये पेएबल निकल, ये पेड निकल गया, तो ये बाकी 323.2 क्या है? पेएबल। इस पेएबल का पैटर्न पेमेंट का आगे नजर आ रहा है आपको 3 किस्तों की फॉर्म में नजर आ रहा है। अब मुझे बताओ आप कहां खड़े हो इस वक्त? ये आप ये खड़े हो 31 दिसंबर 2010 पर खड़े हो। 31 दिसंबर 2010 पे खड़े होकर आप जो देखोगे तो करंट पोर्शन क्या बनेगा? 31 दिसंबर 11 तक जितना प्रिंसिपल पे हो रहा है। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल वाले कॉलम में ये 97.7 क्या है कि नहीं करंट? ठीक है, ये क्या है? करंट पोर्शन, जो आप 31 दिसंबर 10 पे खड़े होकर देख रहे हो और कह रहे हो कि अगले 1 साल के अंदर अंदर ये क्या हो जाएगा? पे। तो फिर ये क्या बन गया? करंट। ये क्या बन गया? करंट पोर्शन कितना है? 97 अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो अगले 1 साल में भी पे नहीं हो रहा उसी को तो हम कहते हैं ना नॉन करंट। तो बोलो वो कितना है? अब उसको निकालने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, ये जितने नहीं आए उधर, ये क्या है? करंट। ये क्या है? तो जितने नहीं आए उनको ऐड कर लो, ठीक है। इनको अगर मैं ऐड करूं, तरीका नंबर 1, तो मैंने क्या कर लिया जी? तरीका नंबर 1 में क्या किया मैंने? 107.4 प्लस 118.2 इज इक्वल टू 225.6। एक और तरीका भी है, जरा बताओ, बचपन से ही सीख के आए हो आप ये भी। तरीका नंबर 2, टोटल जो आपका नॉन करंट पोर्शन है, टोटल लायबिलिटी कितनी है? 323.2, इसमें से क्या कर दो? करंट को माइनस कर दो। आंसर क्या आता है? और स्केड्यूल बना हुआ है ना, तो इन दोनों की जरूरत नहीं है। अगर आप गौर फरमाएं तो आपके स्केड्यूल में ही लाइन के नीचे ये करंट है और ये नॉन करंट, ठीक है ना। तो फिर इस मुसीबत में भी पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीखना तो बहरहाल जरूरी है, ठीक है, कि आप टोटल में से करंट माइनस कर दें तो बाकी क्या बचेगा? नॉन करंट। या आप सारे करंट को, असल में ना ये वाला तरीका जो है ना, ये वाला तरीका नंबर 1, अगर सवाल हुआ ना लंबा, 5-6 साल की लीज है और मिसाल के तौर पे क्वार्टरली या मंथली किस्तें हैं, तो फिर बैठ जाओ आराम नाल। मंथली किस्तें 12×5 = 60 स्टेप्स करके फिर आप करंट वाले ऐड कर सकते हो। तो चलो उसमें ये बचत हो जाती है कि आप नॉन करंट में, टोटल में से करंट माइनस करें तो नॉन करंट। लेकिन ये भी मसला क्या है, अगर मंथली हो तो 12 फिर भी चाहिए होंगी। तो एक आसान तरीका क्या है, एक लाइन लगाएं। ये लाइन कब लगानी पड़ी? जब हमें बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी को प्रेजेंट करना, तो उससे पहले मुझे लाइन की जरूरत नहीं पड़ी। ना इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए पड़ी, ना डेप्शन के लिए पड़ी, ना राइट ऑफ यूज के लिए पड़ी। कब जरूरत पड़ी इस लाइन की? जब लीज लायबिलिटी को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना था और उसको तोड़ना पड़ रहा था करंट और नॉन करंट। तो क्या किया हमने अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लगा दी लाइन। लाइन के नीचे ये अगले 1 साल, 31 दिसंबर 10 पे खड़े हैं ना, तो अब अगर सेमी एनुअल होता तो 2 किस्तें अगले 1 साल पे हो रही, क्वार्टरली होता तो 4 हो रही होती। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो एनुअल वाला सवाल है, तो लाइन के नीचे ये नजर आ रहा है 31 दिसंबर 10 पे खड़े होकर देखे तो 31 दिसंबर 11 तक
ये पे हो जाएगा प्रिंसिपल, तो ये क्या है करंट, और इसके आगे ये पड़ा हुआ है आपका नॉन करंट। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, लाइन लगाएं, लाइन के नीचे आपका ये करंट है और उधर एंड पर आपको नॉन करंट पोर्शन भी नजर आ रहा है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है नॉन करंट पोर्शन, डन जी। चले आप जल्दी से 11 कर दें, मुझे उधर ही रखें, कर लिया। गलती क्या की थी, पूरा ही लिख दिया था, नकल मैं छेती छेती नकल कर रही थी सर। कुछ पसंद नहीं आया मुझे ये तरीके, ये ठीक है। आपकी लाइन लगी हुई है, लगी रहने दे, कोई मसला नहीं। पर्चे में हमें भी साजदा कराम ने हमारा ने ऐसे ही सिखाया था, हम भी आगे ऐसे ही सिखाते हैं। तो हमारी जो लाइन लग जाती थी उस साल की लगी रहने देते थे, कोई मसला नहीं, खैर ठीक है, लगी रहे, अगली लाइन लगा लो फिर, कोई मसला। लाइन के नीचे वाली बस फिगर्स आपने उठानी होती हैं, तो आप तो नहीं मिटा सकते, मैं तो मिटा सकता हूँ, मैं मिटा दूँगा। ना यार ऐसे भी कोई छोड़ के जाता है, अभी हम नोट बना लें फिर। खेती खेती करें और खाएं, है मौके भी पकड़ेगा तुम। नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या आज लायबिलिटी है, सवाल कहाँ से आया तो हाँ, क्या बेटा अगले साल का इंटरेस्ट आज हमारे पे ड्यू हो गया? नहीं, यहाँ पे खड़े हैं आप, ठीक है। इस दिन अगर आप लीज कैंसिल कर दें तो क्या बैंक आपसे अगले साल का इंटरेस्ट ले सकता है? इंटरेस्ट का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ है, वक्त गुजरेगा एक्रू होगा, पे कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो पेएबल। फ्यूचर का इंटरेस्ट तो आज नहीं रिकॉर्ड कर सकते, इंटरेस्ट की लायबिलिटी एक्रू होगी जब आप किसी के पैसे या एसेट इस्तेमाल कर लेंगे, उधार वाला पैसे इस्तेमाल करते हैं तब। पहले दिन आप 5 साल का लोन लेने जाएं, बैंक के अगले 5 साल का इंटरेस्ट तो अभी दे दो ना, तो आप कहोगे यार फिर तो लोन तुम 5 लाख का लोन लेने आए थे, तुम उसमें से 2 लाख का इंटरेस्ट माइनस करके मुझे तो 3 लाख ही दे रहे हो ना, ऐसे तो नहीं होता ना, ठीक है। हाँ जी हो गया, चलो अब तरतीब वही रखते हैं जी। फिंगर थंब अप्रोच से क्या निकलेगा, इंटरेस्ट। अब मेरा साल कौन सा है, 2011, भाई पीएनएल फॉर द ईयर बनता है ना, तो मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 2011 चाहिए। तो मैं फिंगर थंब अप्रोच लेकर आया, ये तो 31 दिसंबर 10 है ना, ये तो नहीं, इधर देखा तो हाँ ये 31 दिसंबर 10 से 31 दिसंबर 11 वाला एक साल बन रहा है, इसके सामने देखो तो ये 31 दिसंबर 11, यानी कि 1 जनवरी 11 से 31 दिसंबर 11 तक का इंटरेस्ट कहाँ नजर आ रहा है, 31 दिसंबर 11 के सामने आ रहा है नजर, ये 11 वाले साल का इंटरेस्ट है, तो बोलो। और ये 12, इसलिए इसको नहीं लेना, पीएनएल फॉर द ईयर बनता है, और ये 10 का था, ये भी गुजर गया, इसको भी नहीं लेना, पीएनएल फॉर द ईयर बनता है, ठीक है ना। तो ये जनाब फिंगर थंब अप्रोच ने बताया कि 1 जनवरी 11 से 31 दिसंबर 11 तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 11 के सामने नजर आ रहा है हमारे इस एरियर वाले सवाल में, एडवांस में देखेंगे फिर क्या होता है, ठीक है। तो ये 31 दिसंबर 11 वाले साल का इंटरेस्ट है कितना, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला तो सेम ही चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। अगला आसान काम, अब ये आसान काम है, सबसे मुश्किल लीज लायबिलिटी थी, वो भी अब तो आसान ही लग रही है मुझे लगता है, ठीक है। अब राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू शो करनी है, तो राइट ऑफ यूज यूं भी कर सकते हो आप, 412 था, 103 तो माइनस हो चुका था, मजीद 103 माइनस हो गया, या बच्चे 309 माइनस 103 भी कर सकते हैं, जैसे बच्चों की मर्जी, ठीक है जी। 206। उसके बाद लीज लायबिलिटी को प्रेजेंट करना है, उसके लिए क्या तरीका वारदात, अपने साल की पूरी गल करो, अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है, ठीक है। तो हमारा साल है 11 और हमारे साल की आखिरी क्या, एक ही पेमेंट है, ठीक है। तो अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे हमने लगा दी लाइन, और अब ये है वो प्रिंसिपल अमाउंट, ये लीज लायबिलिटी पड़ी हुई है, तो लाइन से ऊपर तो सब पेड है, ये भी पेड है, ये भी पेड है, ये पेएबल है, तो ये क्या है जी हमारे पास करंट
और ये नॉन करंट। इसको ठीक है, अब इधर आ गया, लेकिन नहीं, तरतीब वही रखना जो हर सवाल में चले, ठीक है। तो करंट और नॉन करंट लाइन के नीचे से हमें मिल गए करंट पोर्शन। सर खुद देख लेना, मुड़ के खुद देख लें। 107.4 हम क्यों बताएं, खुद देख लेना। 107.4 तो नॉन करंट फिर ले जी। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स आपके पेश खिदमत हैं जी, खिदमत में पेश किए गए। हाँ जी, कोई मसला है तो बताएं। मुझे तो लगता है बहुत आसान लग रहा है आपको ये टॉपिक। है ये आसान? तो पहले दिन पता लग जाता है टॉपिक आसान है या नहीं, बाकी तो फिर हर रोज उसमें चीज़ें ही बढ़नी है। हम हर रोज एक एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ये तो आपको पता है कि हमारा असूल है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजारते हम जिस दिन हम कोई रिपीट करें चीज़। तो रिपीट सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ नया तो चलता रहता है। तो हम हर रोज एक नई चीज़ सीखते जाएंगे यहाँ तक कि टॉपिक खत्म। मुश्किल होता तो पता लग जाता, मुश्किल नहीं है। FAR 2 पूरा ही मुश्किल नहीं, CA भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो वही है आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आप लोगों की नीयतें। अच्छा जी, अब अगर वो सवाल में कहे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ तो बना लेंगे, ठीक है। तो लेसी का सवाल हो तो दो नोट्स बनेंगे। भला कौन कौन से? एक तो राइट ऑफ यूज का नोट बनेगा 100% लाइक PPE, और दूसरा लीज का, जो नई चीज है आपको आज सिखाऊंगा। तो लेसी का सवाल है, तो लेसी के सवाल में अगर वो कहे आपसे, मैंने सिर्फ ये लिखा ऑल्सो प्रिपेयर, फिर ऑल्सो प्रिपेयर रेलेवेंट नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 2 साल, ठीक है ना। अब रेलेवेंट नोट्स लिख दिए उसने, ज्यादती की ना, उसने क्लियरली बताया नहीं। अगर सिर्फ कहता लीज का नोट बनाओ तो सिर्फ लीज का बनाते। क्या बोल गया? रेलेवेंट नोट्स बनाओ, ठीक है। तो रेलेवेंट नोट्स में लेसी के सवाल के अंदर 2 नोट्स बना करेंगे, एक राइट ऑफ यूज का जस्ट लाइक 100% लाइक IAS 16, और दूसरा बनेगा लीज का नोट। तो MTL notes to the financial statements for the year ended 31 दिसंबर 11 लिख देते हैं, 11 और 10 दोनों आ जाएंगे। ज़रा मैंने इस तरह टेढ़ा करके लिखा कि मैं यहाँ से फिर शुरू कर लूँगा ना नोट्स, ज़रा मेरा दिल है दोनों नोट सामने आ जाएं ताकि कुछ मिटाना ना पड़े मुझे, ठीक है। मतलब कि फिर ये वाला काम तो नहीं ना होता, फिर असल में तो ये वाला काम नहीं हो रहा होता, ब्रैकेट के अंदर ये काम हो रहा हो, असल में तो ये काम नहीं होता। असल में तो फिर आपको आगे नोट्स का रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है। जैसे नोट को कोई नंबर बताओ, बड़ा पसंद है 7, हमेशा ही 7, नोट नंबर 7। तो नोट नंबर 7 जो है उसका नाम है जनाब राइट ऑफ यूज। अब ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ठीक है। ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग। डिस्पोजल है कोई नहीं, सिलेबस में ही नहीं। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग। और फिर इन दोनों क्लोजिंग्स का डिफरेंस क्या आ जाया करता है? बुक वैल्यू, ठीक है।
अब दोनों साल का यहाँ बना लेते हैं, 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2010। मुझे बताएं 10 के अंदर ओपनिंग क्या था राइट ऑफ यूज़ का बैलेंस? ओपनिंग में कितना पड़ा था जी? 412 ना जी? कुछ खुदा का खौफ करें, इन्होंने 412 बोला। ओपनिंग तो कुछ नहीं था, इसी साल तो लीज आई है, ठीक है, एडिशन हुआ है, ठीक है, तो एडिशन कितना हुआ जी? 412। तो क्लोजिंग क्या बन गया? क्लोजिंग क्या बना जी? 412। डिब्बा बनाया करते थे आप ऐसे। डेप्रीसिएशन कोई नहीं ओपनिंग में, फॉर द ईयर 103 आई, तो क्लोजिंग भी 103 बन गया, और आपके पास बुक वैल्यू आ गई 309। ये 309, ठीक है, समझ आती है बात? अगर समझ आती है तो अगला साल बनाए। क्लोजिंग नहीं, बुक वैल्यू है जी। डन? किस किस ने कर लिया डन? हाँ जी, अगला साल क्लोजिंग बैलेंसेस सबसे पहले कर लेंगे आप ओपनिंग, फिर कोई एडिशन नहीं हुआ तो यही 400, कोई और एसेट लीज पर आ जाता, वो भी इसी नस्ल का होता, तो इसमें एडिशन आ जाता, ठीक है ना, यानी कि एक और मशीन आ जाती। और अगर कोई व्हीकल आता तो व्हीकल का अपना कॉलम बन जाता, इसी तरह से मशीन व्हीकल ऐसे, ठीक है ना। ओपनिंग 103, 103 की मजीद डेप्रीसिएशन आ गई तो क्लोजिंग हो गया 206। अब 412 में से 206 माइनस किया तो 206 आ गया, ठीक है जी। ये 206 आपको नज़र भी आ रहा होगा आपकी बैलेंस शीट में, बुक वैल्यू। कोई मसला हुआ? चले, बहुत अच्छी बात। देखते हैं नेक्स्ट, नोट नंबर 8, नाम है इसका लीज। लो जी, अब 8 जरूरी नहीं, कुछ और भी हो सकता है नंबर, लेकिन चलो अब मैंने 7 वहां पे लगाया, यहाँ पे कोई और नंबर लगा दो। नोट नंबर 13, ऐसे 13 लीज। कोई ऐसे ही चलते चलते वहां पे पीपी के साथ इसका नोट आ गया होगा, आगे चलते चलते लायबिलिटीज में लीज का नोट आ गया होगा, फर्क क्या पड़ता है। अब सबसे पहले ये नए मार्कर है ना, तो पता नहीं सर हमें, है ना। अब सबसे पहले ना जी, ऐसे 2-3 लाइनों के अंदर डिस्क्रिप्शन बतानी है, जनरल डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप ना मतलब बस ऐसी 2-4 बातें यहाँ से, कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ लीज एज लेसी, लीज टर्म इज़ 4 ईयर्स, एक ये बात बता दें, इंटरेस्ट रेट बता दें, और रेंटल्स एनुअली इन एरियर पे होते हैं। 2-3 बातें आपने ऐसी बस मुख्तसरन बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 13.1 में थोड़ी अंग्रेजी लिखनी है, ठीक है। अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी? 13.1, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू, आगे लिख नहीं लेते, चलो थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, इनटू आ लीज एग्रीमेंट, इनटू आ लीज एग्रीमेंट एज a lessee, full stop, lease term is 4 years,
एंड एनुअल रेंटल्स आर पेएबल इन एरियर। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखें इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज कितना 10%। है 2-3 लाइनें बस लिख के बता दें। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि फलां फलां चीज़ लिखो, बस 1-2 चीज़ें लिख ली बस काफ़ी है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो द कंपनी, मैं बोलता हूँ, द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट एज अ लेसी, लीज टर्म इज 4 years एंड एनुअल रेंटल्स आर पेएबल इन एरियर, या रेंटल्स आर पेएबल एनुअली इन एरियर, जैसे मर्जी लिख लें। रेंटल्स आर पेएबल, ज़्यादा अच्छा लगा, रेंटल्स आर पेएबल एनुअली इन एरियर्स, फुल स्टॉप। और इंटरेस्ट रेट का भी लिख दें, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%। बस ये क्या कहलाती है जी, जनरल डिस्क्रिप्शन। पार्ट 2 शुरू करना है, कर लें।